आज हम इंडिया के फिशरीज सेक्टर पर एक गहरी चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य है प्रमुख आंकड़ों, प्रोडक्शन ट्रेंड्स और मैनेजमेंट नीतियों को क्रमबद्ध तरीके से समझना। बिल्कुल। हम हर सेगमेंट के सबसे महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स पर फोकस करेंगे, ग्लोबल रैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं के टारगेट्स तक। चलिए इंडिया की वैश्विक स्थिति से शुरू करते हैं। हाँ, तो ग्लोबल फिश प्रोडक्शन में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? हम एक बहुत बड़े प्लेयर हैं। चीन के बाद इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है। सेकेंड लार्जेस्ट? हाँ, वर्ल्ड आउटपुट में हमारा कंट्रीब्यूशन आप समझिए ये लगभग 8-9% के आसपास है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर हम टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का आंकड़ा क्या कहता है? उस साल का कुल फिश प्रोडक्शन था 19.5 मिलियन टन्स, यानी 195 लाख टन्स। पर इसमें जो देखने वाली बात है वो है इसका ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मतलब ये कि इसमें से इनलैंड फिशरीज का योगदान था 75.5%, जो कि 14.73 लाख टन्स है। 75%। तो मरीन फिशरीज का हिस्सा सिर्फ 24.5% रहा। एग्जैक्टली। मरीन का कंट्रीब्यूशन था 47.63 लाख टन्स। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और प्रोडक्शन में ग्रोथ कैसी रही है पिछले कुछ सालों में? ग्रोथ जबरदस्त रही है। अगर हम FY 2013-14 से कंपेयर करें, जब प्रोडक्शन 96 लाख टन्स था, तो FY 2024-25 के 195 लाख टन्स तक ये 104% की वृद्धि है। डबल से भी ज्यादा? हाँ, बिल्कुल। अब एक्सपोर्ट्स की बात करें तो FY 2023-24 में इंडिया ने 1.78 MMT सी फूड एक्सपोर्ट किया। और इसकी वैल्यू थी 60,524 करोड़। US डॉलर्स में ये 7.38 बिलियन डॉलर्स बनता है। ग्लोबल सी फूड एक्सपोर्ट्स में हमारी रैंकिंग क्या है? हम 5th रैंक पर हैं। हमसे आगे नॉर्वे, चाइना, इक्वाडोर और चिले हैं। ठीक है, अब अगले सेगमेंट पर आते हैं, फिशरीज रिसोर्सेज क्लासिफिकेशन। मरीन फिशरीज की हद कहाँ तक होती है? ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? मरीन फिशरीज 200 नॉटिकल माइल्स तक फैली हैं। इसी एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ कहते हैं। और इंडिया का EEZ कितना बड़ा है? इंडिया का EEZ 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है और हमारी कोस्टलाइन की लंबाई 8,118 किलोमीटर है। अच्छा, और ब्रैकिश वाटर ये क्या होता है? ब्रैकिश वाटर वो पानी है जिसकी सैलिनिटी 5 से 35 पार्ट्स पर थाउजेंड मतलब PPT के बीच होती है। इसका कोई उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है एस्चुरी, जहां नदी समंदर से मिलती है। इंडिया के पास एक्वाकल्चर के लिए लगभग 1.2 से 1.3 मिलियन हेक्टेयर्स ब्रैकिश वाटर एरिया अवेलेबल है। तो फिशरीज के दो मुख्य प्रकार हुए हैं ना? हाँ बिल्कुल, कैप्चर फिशरीज और कल्चर फिशरीज, जिसे एक्वाकल्चर भी कहते हैं। इनमें मेन अंतर क्या है? मेन अंतर है एक्टिव ह्यूमन इंटरवेंशन का। कल्चर फिशरीज में ब्रीडिंग और रियरिंग में इंसान का सीधा दखल होता है। और जैसा आपने पहले बताया, इंडिया के कुल फिश प्रोडक्शन में अब इनलैंड एक्वाकल्चर का दबदबा है। हाँ बिल्कुल। FY 24-25 में 147.37 लाख टन्स के साथ 75% से ज्यादा का योगदान इनलैंड से ही है। चलिए अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। मरीन साइड पर एक्सप्लॉयटेशन को कैसे रेगुलेट किया जाता है? इसके लिए पूरे इंडियन EEZ में एक यूनिफॉर्म मॉनसून फिशिंग बैन लागू है। अच्छा, ये कितने दिन का होता है? ये 61 डेज का होता है। और ये कब लागू होता है? वेस्ट कोस्ट पर ये जून 1 से जुलाई 31 तक होता है, साउथ वेस्ट मानसून के लिए। और ईस्ट कोस्ट पर? ईस्ट कोस्ट पर अप्रैल 15 से जून 14 तक। ये नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट दोनों मानसून के दौरान स्टॉक रिकवरी के लिए होता है। बैन के अलावा क्या कुछ डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड्स भी हैं जो प्रतिबंधित है? हाँ, कई मेथड्स पूरी तरह से बैंड है, जैसे LED लाइट फिशिंग, पेयर ट्रॉलिंग या बुल ट्रॉलिंग और डायनामाइट फिशिंग। पेयर ट्रॉलिंग को क्यों बैन किया गया है? क्योंकि इससे बाय कैच बहुत ज्यादा होता है और समुद्री हैबिटाइट को भी भारी नुकसान पहुंचता है। तो कौन सी विधियां परमिटेड है? सिलेक्टिव मेथड्स जैसे हुक एंड लाइन फिशिंग परमिटेड हैं। इसके अलावा श्रिम्प बॉटम ट्रॉल्स में टोटल एक्सक्लूडर डिवाइसेस यानी TEDs का उपयोग अनिवार्य है। TEDs? हाँ, ये जाल में एक तरह का एस्केप हैच होता है जिससे कछुए बाहर निकल सकें। ये सब मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड यानी MSY के कॉन्सेप्ट का हिस्सा है। MSY मतलब मेंटेनेबल हाईएस्ट एवरेज कैच, जो स्टॉक को डिप्लीट न करे। एग्जैक्टली। ठीक है, अब इनलैंड और ब्रैकिश वाटर के मैनेजमेंट पर आते हैं। इनलैंड कैप्चर फिशरीज में प्राइमरी स्पीशीज कौन सी हैं? इसमें मुख्य हैं इंडियन मेजर कार्प्स, रोहू, कटला और मृगाल। और यहाँ स्टॉक कैसे मेंटेन होता है? यहाँ स्टॉक एनहांसमेंट के लिए फिंगरलिंक्स की स्टॉकिंग की जाती है ताकि हार्वेस्टेबल बायोमास बढ़े। डैम्स का भी कुछ रोल होता होगा? हाँ, डैम्स में फिश पासेस बनाए जाते हैं। फिश पासेस? ये मछलियों को ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट करने में मदद करते हैं। अब ब्रैकिश वाटर मैनेजमेंट की बात करते हैं। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, BFT, ये क्या है? BFT एक बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है। ये हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के जरिए वेस्ट नाइट्रोजन को माइक्रोबियल फ्लॉक में बदल देती है। तो इससे फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा है पानी की बचत। वाटर एक्सचेंज की जरूरत 20-30% से घटकर 0-10% रह जाती है। ये तो बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट है। ब्रैकिश वाटर में कौन सी स्पीशीज डोमिनेंट है? पेनियस वैनमाई। ये एक एक्सोटिक स्पीशीज है, लेकिन अब ये डोमिनेंट है। हमारे एक्सपोर्ट्स में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है? इंडिया के सी फूड एक्सपोर्ट्स में क्वांटिटी का 41% और वैल्यू का 68% अकेले इसी स्पीशीज से आता है। वाओ, 68% वैल्यू। अब एक्वाकल्चर सिस्टम्स पर आते हैं।
कार्प पॉलीकल्चर क्या है? पॉलीकल्चर में 3 स्पीशीज एक साथ पाली जाती हैं। कैटला जो सरफेस फीडर है, रोहू जो मिड वाटर फीडर है और मृगाल्स जो बॉटम फीडर है। और इसमें स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी होती है? एक्सटेंसिव पॉलीकल्चर सिस्टम्स में 5,000 से 10,000 फिंगरलिंग्स पर हेक्टेयर होती हैं। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग का भी जिक्र होता है। हाँ, इसमें फिश कल्चर को पोल्ट्री, पिगरी या हॉर्टिकल्चर के साथ जोड़ा जाता है। इससे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग होता है। और रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स मतलब आरएएस। आरएएस का मुख्य लाभ वाटर यूज एफिशिएंसी को 70-80% तक बढ़ाना है। चलिए अब फिश सीड स्टेजेस को समझते हैं। स्पॉन क्या होता है? स्पॉन 1 से 3 दिन पुराना हैचलिंग होता है। इसका साइज 6-8 mm होता है। और फ्राई स्टेज? फ्राई स्टेज में मछली का मुंह खुल जाता है और वो जूप्लैंक्टन खाना शुरू कर देती है। इसका साइज 2-3 सेंटीमीटर होता है। और फिंगरलिंग्स? फिंगरलिंग्स पॉन्ड स्टॉकिंग के लिए सूटेबल होते हैं। इनका साइज 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। रियरिंग पीरियड कितना होता है? मतलब स्पॉन से फ्राई और फ्राई से फिंगरलिंग बनने में कितना समय लगता है? स्पॉन से फ्राई बनने में 15-20 दिन लगते हैं और फ्राई से फिंगरलिंग बनने में 60 से 90 दिन। नेक्स्ट सेक्शन बायोटेक्नोलॉजी इन फिशरीज। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग जिसे हाइपोफाइजेशन भी कहते हैं, ये टेक्निक इंडिया में कब स्टैंडर्डाइज हुई? ये 1957 में स्टैंडर्डाइज हुई थी। इसमें आमतौर पर HCG यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का उपयोग होता है। अच्छा, और हार्मोन इंजेक्शन के कितनी देर बाद स्पॉनिंग होती है? इंजेक्शन के 6-10 घंटे बाद स्पॉनिंग होती है। इसमें फर्टिलाइजेशन रेट 70-85% होता है। और हैचिंग? 26-28 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर हैचिंग 72 घंटे में हो जाती है। एक्वाकल्चर में बीमारियों का भी बड़ा खतरा होता है। WSV के बारे में बताइए। WSV यानी व्हाइट स्पॉट सिंड्रोम वायरस श्रिम्प एक्वाकल्चर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे 100% मोर्टेलिटी हो सकती है। 100% मोर्टेलिटी? हाँ, इसके कंट्रास्ट में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी सिस्टम्स में श्रिम्प का सर्वाइवल रेट 90-98% तक होता है, जबकि ट्रेडिशनल सिस्टम्स में ये 60-70% ही होता है। ओके, अब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पर आते हैं। इंडियन फिशरीज में पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कितना है? वर्तमान में ये 20-25% अनुमानित है। और PMSY का लक्ष्य क्या है इसे लेकर? PMSY का लक्ष्य है इसे 2025 तक 10% तक कम करना। प्रिजर्वेशन के लिए फिश फ्रीजिंग में स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? स्टोरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होना चाहिए। क्रायोजेनिक फ्रीजिंग में क्या इस्तेमाल होता है? उसमें लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग होता है। HACCP यानी हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, इसके बारे में कुछ बताइए। ये फूड सेफ्टी के लिए एक प्रिवेंटिव अप्रोच है। इसके क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स CCPs में फ्रीजिंग टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर और कुकिंग टाइम शामिल हैं। और इंडिया में प्रोसेसिंग प्लांट्स कितने हैं? इंडिया में 637 फिश प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, जिनकी कुल कैपेसिटी 36.79 थाउजेंड MT है। CIFT कहाँ स्थित है? CIFT यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कोची में है। अब आते हैं स्कीम्स एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क पर। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY, इसका आउटले कितना है? PMSY का कुल आउटले 20,050 करोड़ रुपए है और ये योजना FY 2025-26 तक चलेगी। और इसके मुख्य टारगेट्स क्या हैं? मुख्य टारगेट्स हैं फिश प्रोडक्शन को 22 मिलियन टन्स तक बढ़ाना और एक्सपोर्ट रेवेन्यू को 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाना। मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड KCC के तहत इंटरेस्ट रेट क्या है? इसके तहत 6 से 8% की रियायती दर पर इंटरेस्ट मिलता है। और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी FIDF FIDF 2018-19 में स्थापित किया गया था और इसका फंड साइज 7,522.48 करोड़ रुपए है। बहुत अच्छा। अब जरा सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पर आते हैं। फिशरी सेक्टर का GVA में कंट्रीब्यूशन कितना है? 2022-23 में फिशरी सेक्टर का GVA 1,65,075 करोड़ रुपए था। ये नेशनल GVA का कितना % है? ये नेशनल GVA का 1.12% और एग्रीकल्चरल GVA का 7.26% है। और ये क्षेत्र कितने लोगों को लाइवलीहुड प्रदान करता है? ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 28 मिलियन लोगों को लाइवलीहुड प्रदान करता है। इंडिया में पर कैपिटा फिश कंजम्पशन कितनी है? वर्तमान में ये 4-5 किलोग्राम्स पर ईयर है। और PMSY का लक्ष्य? इसे 12 किलोग्राम्स पर ईयर करने का लक्ष्य है। सबसे अधिक पर कैपिटा कंजम्पशन कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, जो 114 किलोग्राम्स पर ईयर है। अंत में कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर बात करते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पर जोर दिया जा रहा है। हाँ, जैसे इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर बफर सिस्टम्स को लागू करना। और पॉलिसी डायरेक्शन क्या है? पॉलिसी डायरेक्शन ऑफशोर और डीप सी फिशिंग की ओर बढ़ने की है, ताकि तटीय दबाव कम हो और इनलैंड एक्वाकल्चर का विस्तार हो। तो हमने देखा कि इंडिया फिशरीज में एक पावर हाउस है जिसका फोकस अब एक्वाकल्चर, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी पर है। बिल्कुल, PMSY जैसी योजनाएं इस ट्रांसफॉर्मेशन को गति दे रही हैं। और यहीं पर आज की चर्चा समाप्त करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, PMMSY के एम्बिशियस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट टारगेट्स को देखते हुए वो कौन सी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल या पॉलिसी बॉटलनेक हो सकती है जो 2026 तक इंडिया के ब्लू रेवोल्यूशन 2.0 के लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकती है? ये सोचने वाली बात है। आज हम इंडियन फॉरेस्ट्री से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्सेज की गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये चर्चा खास तौर पर NABARD ग्रेड A परीक्षा के लिहाज से डिजाइन की गई है।
तो हमारा फोकस रहेगा की कॉन्सेप्ट्स, पॉलिसीज और ISFR 2023 के लेटेस्ट डेटा पर। बिल्कुल, हम इसे एक लॉजिकल फ्लो में देखेंगे। मतलब शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से और फिर सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पॉलिसीज, इन सब पर आगे बढ़ेंगे। द गोल इज टू कनेक्ट द डॉट्स। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जब हम फॉरेस्ट कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? सोर्स बताता है कि यह लैटिन शब्द फॉरेस्ट से आया है। जी, फॉरेस्ट यानी आउटसाइड। पर मैनेजमेंट के नजरिए से इसकी परिभाषा ज्यादा प्रैक्टिकल है। वो क्या है? देखिए, मैनेजमेंट के लिहाज से ये एक ऐसा एरिया है जिसे टिम्बर और दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए मैनेज किया जाता है। और भारत के कंटेक्स्ट में नंबर्स क्या कहते हैं? यहाँ नंबर्स बहुत जरूरी हैं। ISFR 2023 रिपोर्ट के मुताबिक देश का जो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो है 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर्स। 8,27,000। जी, और ये हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 25.17% बनता है। इसमें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर अलग अलग है ना? हाँ, ये डिस्टिंक्शन जरूरी है। फॉरेस्ट कवर है 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर्स यानी 21.76% और ट्री कवर है 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर्स जो कि 3.41% है। ठीक है। और फॉरेस्ट्री, ये इसी फॉरेस्ट को मैनेज करने का साइंस है? हाँ, अ साइंस ऑफ क्रिएशन, कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसके 3 मुख्य प्रकार बताए गए हैं: प्रोटेक्शन, कमर्शियल और सोशल फॉरेस्ट्री। और इन तीनों को सपोर्ट करती हैं फॉरेस्ट्री की कई ब्रांचेस। सिल्वीकल्चर जो पेड़ उगाने का साइंस है, फॉरेस्ट मेंसुरेशन यानी जंगल को मापना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यूटिलाइजेशन, इकोनॉमिक्स, प्रोटेक्शन, ये सब मिलके एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। एग्जैक्टली, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क। ये तो हुई टेक्निकल बातें। अब आते हैं फॉरेस्ट के फंक्शंस पर। पहला है प्रोडक्टिव रोल। मतलब जंगल से हमें सीधे सीधे क्या मिलता है? इसमें टिम्बर, फ्यूल वुड, फूड तो है ही, लेकिन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है NTFP यानी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। NTFP जैसे कि? जैसे शहद, तेंदुपत्ता, महुआ या जड़ी बूटियां। कई ट्राइबल कम्युनिटीज की तो पूरी इकोनॉमी इसी पे डिपेंड करती है। और दूसरा प्रोटेक्टिव रोल, जो शायद प्रोडक्टिव रोल से भी ज्यादा क्रिटिकल है। बिल्कुल, ये वो फायदे हैं जो हमें डायरेक्टली दिखते नहीं, जैसे क्लाइमेट एमेलियोरेशन, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, फ्लड कंट्रोल, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी। जी। सोर्सेज में एक दिलचस्प आंकड़ा है कि फॉरेस्ट लोकल रेनफॉल को 5 से 10% तक बढ़ा सकते हैं। अच्छा। हाँ, और 15 से 30% तक रेनफॉल को रोककर सॉइल में एब्जॉर्ब कराते हैं। इससे सरफेस रन ऑफ कम होता है और फ्लड्स कंट्रोल करने में सीधी मदद मिलती है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि जंगल क्या है और उसके फायदे क्या हैं। अब सवाल ये है कि हम जंगलों को साइंटिफिकली उगाते कैसे हैं। यहीं पर सिल्वीकल्चर का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, सिल्वीकल्चर को आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स कहा जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर है। इकोनॉमिकली वैल्यूएबल स्पीशीज का प्रोडक्शन बढ़ाना, पर यूनिट एरिया वॉल्यूम बढ़ाना, रोटेशन पीरियड को कम करना और डिग्रेडेड लैंड पर जंगल उगाना। सोर्सेज में सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स के 2 मेजर क्लासिफिकेशंस दिए हैं। पहला है हाई फॉरेस्ट सिस्टम्स। हाई फॉरेस्ट सिस्टम्स वो है जहां रीजेनरेशन सीडलिंग से होता है, यानी बीज से। इसके तहत 3 मेन सिस्टम्स हैं। पहला क्लियर फेलिंग सिस्टम। हाँ, इसमें पूरे मैच्योर क्रॉप को एक साथ काट दिया जाता है। ये एफिशिएंट तो है पर इकोलॉजिकली डिस्ट्रप्टिव हो सकता है। और दूसरा है शेल्टरवुड सिस्टम। शेल्टर वुड सिस्टम में फेलिंग स्टेजेस में होती है, मतलब पेड़ों को कई चरणों में काटा जाता है ताकि नए सीडलिंग्स को पुराने पेड़ों की छाया मिल सके। ये नेचुरल रीजेनरेशन को प्रमोट करता है ना। हाँ, और तीसरा सिलेक्शन सिस्टम। सिलेक्शन सिस्टम में सिर्फ चुने हुए मैच्योर पेड़ों को काटा जाता है। इससे एक अनइवन एज्ड फॉरेस्ट बनता है जो नेचुरल फॉरेस्ट स्ट्रक्चर के सबसे करीब होता है। ठीक है। और दूसरा क्लासिफिकेशन है कॉपिस सिस्टम्स। ये वेजिटेटिव रीजनरेशन पर बेस्ड है। ये कैसे काम करता है? आपने शायद देखा होगा कि कुछ पेड़ों को काटने के बाद उनकी जड़ या स्टंप से हाँ, नई शाखाएं निकल आती हैं। बस वही कॉपिस है। ये प्रकृति का अपना रीजनरेशन का तरीका है जिसे हम मैनेज करते हैं। इसमें सिंपल कॉपिस, कॉपिस विद स्टैंडर्ड्स और पोलार्डिंग जैसी टेक्निक्स आती हैं। इसका रोटेशन पीरियड तो बहुत छोटा होता होगा। बहुत छोटा, 12-20 साल का। और ये सिर्फ ब्रॉड लीव स्पीशीज जैसे साल और शीशम के लिए सूटेबल है। कॉनिफर्स जैसे पाइन या देवदार कॉपिस नहीं करते। तो हमारे पास नेचुरल रीजनरेशन भी है और आर्टिफिशियल रीजनरेशन भी। नेचुरल तो कॉस्ट इफेक्टिव लगता है, तो फिर आर्टिफिशियल रीजनरेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? नेचुरल रीजनरेशन कॉस्ट इफेक्टिव है, ये सही है, लेकिन आर्टिफिशियल रीजनरेशन जिसमें नर्सरी में उगाए गए सीडलिंग्स लगाए जाते हैं, हमें स्पीशीज, डेंसिटी और स्पेसिंग पर पूरा कंट्रोल देता है। अच्छा। और हम जेनेटिकली सुपीरियर स्टॉक भी यूज कर सकते हैं जिससे रोटेशन पीरियड छोटा हो जाता है। ठीक है, तो सिल्वीकल्चर से जंगल उगा लिया, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हमारी मेहनत काम कर रही है? मतलब जंगल को मेजर करने का क्या तरीका है? बिल्कुल, और यहीं पर फॉरेस्ट्री की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच काम आती है, फॉरेस्ट मेंसुरेशन यानी जंगल को नापने का विज्ञान। इसमें 2 बेसिक मेजरमेंट्स बताए गए हैं, DBH और ट्री हाइट। DBH का मतलब है डायामीटर एट ब्रेस्ट हाइट। ये 1.37 मीटर्स की ऊंचाई पर ही क्यों? ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है ताकि मेजरमेंट्स कंसिस्टेंट रहे। इसके लिए कैलिपर्स या गर्थ टेप का यूज होता है।
हाइट के लिए हाइप्सोमीटर या क्लिनोमीटर। और वॉल्यूम एस्टिमेशन, जो परीक्षा के लिए जरूरी है, उसके 3 तरीके दिए गए हैं। यस, फर्स्ट डायरेक्ट मेजरमेंट, जो गिरे हुए पेड़ों के लिए सबसे एक्यूरेट है। सेकंड वॉल्यूम टेबल मेथड। वॉल्यूम टेबल मेथड इसमें फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून जैसी संस्थाएं प्रमुख प्रजातियों जैसे टीक, साल, देवदार के लिए रेडीमेड टेबल्स बनाती हैं। थर्ड इज द रिग्रेशन इक्वेशन मेथड, जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का यूज करता है। इसका कोई बेसिक फॉर्मूला है? द बेसिक फॉर्मूला इज V = F टाइम्स S टाइम्स H, जहां F फॉर्म फैक्टर है, S बेसल एरिया और H हाइट है। सोर्स में इंक्रीमेंट को लेकर 2 टर्म्स हैं, CAI और MAI। ये काफी टेक्निकल लगते हैं। इसे सिंपल टर्म्स में समझते हैं। CAI यानी करंट एनुअल इंक्रीमेंट, ये बताता है कि पेड़ पिछले 1 साल में कितना बढ़ा। ये शॉर्ट टर्म ग्रोथ है। और MAI MAI यानी मीन एनुअल इंक्रीमेंट, ये बताता है कि पेड़ की एवरेज एनुअल ग्रोथ अब तक कितनी रही है। फॉरेस्ट की लॉन्ग टर्म हेल्थ और प्लानिंग के लिए MAI ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ ग्रेट एनालॉजी। सो ग्रोइंग स्टॉक हुआ जंगल का टोटल वॉल्यूम और इंक्रीमेंट हुआ उसका ग्रोथ रेट। इस डेटा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉरेस्ट मैनेजमेंट में होता होगा। एग्जैक्टली, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन सभी प्रिंसिपल्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इसका सेंट्रल प्रिंसिपल है सस्टेन्ड यील्ड। सस्टेन्ड यील्ड मतलब? सिंपल शब्दों में, जंगल से उतना ही काटो जितना वो 1 साल में नेचुरली उग सकता है। लाइक अ बैंक अकाउंट, यूज द इंटरेस्ट, डोंट टच द प्रिंसिपल। और इसी से रोटेशन का कॉन्सेप्ट जुड़ा है, जो पेड़ लगाने से लेकर फाइनल कटिंग तक का प्लान्ड पीरियड है। MAI मैक्सिमम हो। कमर्शियल फॉरेस्ट्री में ये बहुत क्रिटिकल है। आपने कहा कि सस्टेन यील्ड का गोल है। इसके लिए एक नॉर्मल फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन सोर्सेस कहते हैं कि भारत के ज्यादातर जंगल एबनॉर्मल हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन बैलेंस नहीं है। अ नॉर्मल फॉरेस्ट में हर एज ग्रुप के ट्रीज का एक बैलेंस्ड प्रोपोर्शन होता है, जिससे हर साल एक कंसिस्टेंट वॉल्यूम मिलता है। और हमारे जंगलों में ऐसा नहीं है? नहीं, कहीं बहुत ज्यादा यंग ट्रीज है तो कहीं सिर्फ ओल्ड ट्रीज। फॉरेस्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि इंटरवेंशंस के थ्रू इन्हें नॉर्मल स्टेट की तरफ ले जाएं। ठीक है, पर भारत में ज्यादातर जमीन किसानों के पास है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे किसान अपनी खेती के साथ साथ पेड़ भी उगा सकें? बिल्कुल। और इसी सोच से एग्रो फॉरेस्ट्री का जन्म हुआ। ये एक सस्टेनेबल लैंड यूज सिस्टम है, जिसमें पेड़ों को फसलों और या पशुओं के साथ एक ही लैंड पर इंटीग्रेट किया जाता है। इसके कुछ पॉपुलर सिस्टम्स भारत में कौन से हैं? कई हैं, जैसे एली क्रॉपिंग, जिसमें पेड़ों की कतारों के बीच फसलें उगाई जाती हैं, टोंगिया सिस्टम, सिल्वी पास्चर, एग्री सिल्वो पास्चर, शेल्टर बेल्ट्स, विंड ब्रेक्स और होम गार्डन्स। इसके फायदे सिर्फ इकोनॉमिक है या एनवायरमेंटल भी? दोनों हैं। इकोनॉमिक फायदा तो है ही, डाइवर्सिफाइड इनकम मिलती है। एनवायरमेंटल फायदा बहुत बड़ा है। सोर्सेज में एक आंकड़ा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ मिट्टी में पर ईयर 50 to 100 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर तक ऐड कर सकते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स पर डिपेंडेंसी कम होती है। एग्जैक्टली। और ओवरऑल फार्म प्रोडक्टिविटी भी 3-5 टन पर हेक्टेयर तक बढ़ सकती है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर आते हैं, पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन। शुरुआत करते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 से। ये पॉलिसी आज भी रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये एक लैंडमार्क पॉलिसी थी जिसने फोकस टिम्बर प्रोडक्शन से हटाकर एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी और कंजर्वेशन पर शिफ्ट किया। इसका सबसे बड़ा गोल क्या था? इसका सबसे बड़ा गोल था देश के 1/3 यानी 33% हिस्से पर और पहाड़ी क्षेत्रों में 2/3 यानी 66% हिस्से पर फॉरेस्ट कवर हासिल करना। और हम इस लक्ष्य के कितने करीब हैं? जैसा हमने शुरू में बात की, हमारा करंट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25.17% है। So we are still about 8% short of the 33% target. इसके बाद आया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। इसका इम्पैक्ट तो जबरदस्त रहा है। हाँ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करने पर रोक लगाना, और इसने काम किया। नंबर्स क्या कहते हैं? सोर्सेज के मुताबिक 1980 से पहले फॉरेस्ट डाइवर्जन की दर थी 160,000 हेक्टेयर्स पर ईयर, जो इस एक्ट के बाद घटकर लगभग 20,000 हेक्टेयर्स पर ईयर हो गई। 1,60,000 से 20,000। ये तो 87.5% की कमी है। Yes, a massive reduction. लेकिन क्या इस एक्ट की वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में रुकावटें नहीं आई? तनाव तो रहा है, और इसी को बैलेंस करने के लिए कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स बनाए गए। इसी कॉन्टेक्स्ट में कैंपा का रोल आता है। कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। जी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में TN गोदावरमन केस के तहत स्थापित किया था। ये फंड काम कैसे करता है? जब भी फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट होती है तो यूजर एजेंसी को उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू और कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन का कॉस्ट एक फंड में जमा करना होता है। और इस फंड का एलोकेशन कैसे होता है? द फॉर्मूला इज 90% राज्यों को मिलता है और 10% केंद्र को, और ये फंड नॉन लैक्सेबल है। अब कुछ रीसेंट मिशंस की बात करते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन यानी GIM। GIM 2014 में लॉन्च किया गया था अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका लक्ष्य 2030 तक 25 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड भूमि को रिस्टोर करना है। और नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम NAP, जो 2000 में लॉन्च हुआ था, अब GIM के साथ मर्ज कर दिया गया है। इसी का एक कॉम्पोनेंट है नगर वन स्कीम, जो शहरी क्षेत्रों में मिनी फॉरेस्ट्स बनाने पर फोकस करती है। लेट्स मूव टू द लेटेस्ट डेटा। ISFR 2023 रिपोर्ट।
इसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं? Total forest and tree cover, as we discussed, is 8,27,357 square kilometers, which is 25.17%. और ISFR 2021 की तुलना में कोई वृद्धि हुई है? हाँ, 1,445.81 स्क्वायर किलोमीटर्स की नेट वृद्धि हुई है। राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा? एरिया वाइज तो मध्य प्रदेश सबसे आगे है। यस, एरिया वाइज मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से लक्षद्वीप 91.33% के साथ टॉप पर है। और फॉरेस्ट कवर में सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई? मिजोरम में 242 स्क्वायर किलोमीटर्स की वृद्धि दर्ज की गई। मिजोरम, ये दिलचस्प है। ज्यादातर लोग बड़े राज्यों के बारे में सोचते हैं। मिजोरम में ट्रेडिशनल कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं। वहाँ के लोकल काउंसिल्स का बहुत एक्टिव रोल है, जिसका असर इन नंबर्स में दिखता है। सोर्सेज में एक नई स्कीम मिष्टी का भी जिक्र है, ये क्या है? मिष्टी स्टैंड्स फॉर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। इसे 5 जून 2024 को लॉन्च किया गया। इसका फोकस मैंग्रोव्स पर है। जी, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव फॉरेस्ट्स को रिस्टोर और प्रमोट करना, जो साइक्लोन्स जैसी नेचुरल कैलामिटीज से कोस्टल कम्युनिटीज को बचाते हैं। आखिर में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी JFM। हाँ, ये सरकार और लोकल कम्युनिटीज के बीच एक पार्टनरशिप है। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। कहाँ से शुरू हुई? इसकी शुरुआत 1970s में वेस्ट बंगाल के अराबरी एक्सपेरिमेंट से हुई। वहाँ एक फॉरेस्ट ऑफिसर AK बैनर्जी ने लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करके डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट को सक्सेसफुली रीजेनरेट किया। और ये एक्सपेरिमेंट इतना सक्सेसफुल रहा कि NFP 1988 ने इसे नेशनल लेवल पर मान्यता दी। बिल्कुल। इसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क क्या है? गांव स्तर पर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज यानी JFMCs बनाई जाती हैं। यस, और इसमें एक बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म है। इसके तहत 10 साल तक जंगल प्रोटेक्ट करने के बाद कम्युनिटीज को टिम्बर रेवेन्यू का मैक्सिमम 20% हिस्सा मिल सकता है। और NTFPs का क्या? NTFPs को कलेक्ट करने का उन्हें पूरा अधिकार मिलता है, जो उनकी डेली लाइवलीहुड के लिए बहुत जरूरी है। ये आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। भारत में 170,000 से ज्यादा JFMCs हैं, जो 24 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को कवर करते हैं। जी, स्केल बहुत बड़ा है। लेकिन क्या JFM हर जगह सफल रहा है? कभी-कभी स्थानीय समुदायों और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच टकराव की स्थिति नहीं बनती। ये एक वैलिड पॉइंट है। चैलेंजेस हैं। कई जगहों पर बेनिफिट शेयरिंग मैकेनिज्म्स क्लियर नहीं है, लेकिन फेलियर्स के बावजूद JFM ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पैराडाइम शिफ्ट किया है। इट हैज चेंज्ड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम बीइंग अ पुलिसिंग एजेंसी टू अ पार्टनर। तो इस चर्चा में हमने इंडियन फॉरेस्ट्री के सभी प्रमुख पहलुओं को कवर किया। हमने देखा कि सिल्वीकल्चर की टेक्निक्स, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज और JFM सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। बिल्कुल, ये सभी प्रयास नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के 33% फॉरेस्ट कवर के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में है। ISFR 2023 की रिपोर्ट में जो मामूली वृद्धि दिखी है, वो इन्हीं इंटीग्रेटेड एफर्ट्स का परिणाम है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। इन सोर्सेज में सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के 3 स्तंभों टेक्निकल, इकोनॉमिक और सोशल पर चर्चा की गई है। सोचने वाला सवाल यह है कि क्लाइमेट चेंज के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए भविष्य की वन नीतियों में इन तीनों स्तंभों में से किसे सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए और क्यों? क्या हमारा फोकस एडवांस टेक्नोलॉजी पर होना चाहिए, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स पर या कम्युनिटी एम्पावरमेंट पर? हम सब जानते हैं कि किसानों की मदद के लिए योजनाएं बनती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, पर सवाल ये है, क्या ये मदद असल में खेत तक पहुंचती है? और अगर पहुंचती भी है, तो हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि इससे सच में फायदा हुआ? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के सिस्टम को समझते हुए। ये विश्लेषण खास तौर पर नाबार्ड ग्रेड A की तैयारी के नजरिए से किया गया है। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि बिना प्रूफ ऑफ इम्पैक्ट के ये सारे एफर्ट्स बस गुड इंटेंशंस बनकर रह जाते हैं। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वो मैकेनिज्म है जो रिसर्च लैब्स की इनोवेशंस को किसानों के खेतों तक पहुंचाता है, और आज हम देखेंगे कि ये सिस्टम काम कैसे करता है और इसकी इफेक्टिवनेस को मापा कैसे जाता है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है क्या? ये स्कूल या कॉलेज वाली एग्रीकल्चरल एजुकेशन से कितना अलग है? ये एक बहुत बड़ा फर्क है। फॉर्मल एग्रीकल्चरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बेस्ड और करिकुलम ड्रिवन होती है, आप डिग्री के लिए पढ़ते हैं। लेकिन एक्सटेंशन एक आउट ऑफ स्कूल प्रैक्टिकल शिक्षा है। इसका फोकस थ्योरी पर नहीं बल्कि इमीडिएट एप्लीकेशन पर होता है। ये रिसर्च लैब्स और फार्मर्स के खेतों के बीच एक टू वे ब्रिज है। टू वे ब्रिज? हाँ, मतलब रिसर्च को खेत तक ले जाना और खेत की प्रॉब्लम्स को रिसर्च तक वापस लाना। इसका मुख्य काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि फार्मर्स की टेक्निकल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स को बिल्ड करना है, ताकि वे इनपुट्स, क्रेडिट और मार्केट्स तक बेहतर पहुंच बना सकें। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसकी भूमिका कितनी बड़ी रही है? क्या हमारे पास कोई नंबर्स हैं जो इसके इम्पैक्ट को दिखाते हैं? भूमिका जबरदस्त रही है। आप नंबर से ही अंदाजा लगाइए। 1950-51 में हमारा फूड प्रोडक्शन लगभग 51 मिलियन टन था। 51 मिलियन टन। और 2023-24 में ये 330 मिलियन टन को पार कर गया है। वाओ, ये तो एक बहुत बड़ा जंप है। और इस जंप का एक बहुत बड़ा श्रेय रिसर्च एक्सटेंशन लिंकेज को जाता है। आंकड़े बताते हैं कि जिन फार्मर्स ने एक्सटेंशन द्वारा रेकमेंड की गई प्रैक्टिसेस को अपनाया, उनकी यील्ड में औसतन 15 से 30% की वृद्धि हुई। 15 to 30%? और जाहिर है, जब यील्ड बढ़ती है तो इनकम भी सीधे तौर पर बढ़ती है। यील्ड और इनकम के अलावा
फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे बड़े इश्यूज में इसका क्या योगदान है? फूड सिक्योरिटी के लिए एक्सटेंशन सिर्फ गेहूं चावल पर फोकस नहीं करता। ये न्यूट्रिशनल क्रॉप्स जैसे मिलेट्स और पल्सेस को भी प्रमोट करता है, जिससे हमारी फूड बास्केट डाइवर्सिफाई होती है। और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन तो आज के समय में इसका सबसे क्रिटिकल रोल बन गया है। जैसे ड्राउट टॉलरेंट वैराइटीज को किसानों तक पहुंचाना, माइक्रो इरिगेशन जैसे वाटर सेविंग मेथड्स को पॉपुलराइज करना, या नेचुरल फार्मिंग जैसी क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज को जमीनी स्तर पर फैलाना, ये सब एक्सटेंशन के जरिए ही मुमकिन होता है। और सरकारी योजनाओं को लागू करने में ये सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। सरकार पॉलिसी बनाती है, लेकिन उसे किसान तक एक्सटेंशन एजेंट ही पहुंचाता है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के लिए फार्मर्स का एनरोलमेंट करवाना। राइट। PMKUSM के तहत सोलर पंप्स की जानकारी देना, या सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के आधार पर बैलेंस न्यूट्रिशन के फायदे समझाना। ये तो ठीक है कि वो पॉलिसीज पहुंचाते हैं, पर इससे वही हमारा शुरुआती सवाल उठता है, हम ये कैसे मापते हैं कि उनका काम इफेक्टिव है भी या नहीं? क्या हम बस ये मान लें कि योजना जमीन पर पहुंच गई तो काम हो गया? यहीं पर इवैल्यूएशन का लोल आता होगा। एग्जैक्टली। इवैल्यूएशन का मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि प्रोग्राम चला या नहीं, बल्कि ये मापना है कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी थी, सुधार की गुंजाइश कहाँ है, और सबसे जरूरी, उस पर लगे पब्लिक मनी यानी निवेश को जस्टिफाई करना है। इसके कई लेवल्स हैं जिन्हें एक हायरार्की की तरह समझा जा सकता है। हायरार्की, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह सोचिए। पहला लेवल है इनपुट इवैल्यूएशन, यानी प्रोग्राम में क्या क्या सामग्री लगी, जैसे बजट, स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, इनपुट्स। दूसरा है प्रोसेस इवैल्यूएशन, यानी काम कैसे किया गया, इम्प्लीमेंटेशन की क्वालिटी क्या थी। तीसरा है आउटपुट, यानी इमीडिएट रिजल्ट्स क्या निकले, जैसे कितने फार्मर्स को ट्रेन किया गया या कितने लाइव डेमोज हुए। अच्छा, तो ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। इनपुट मतलब हमने क्या क्या सामग्री डाली, प्रोसेस मतलब उसे कैसे पकाया, आउटपुट मतलब कितनी रोटियां बनी। इसके आगे क्या? बिल्कुल सही एनालॉजी है। आउटपुट के बाद आता है आउटकम, यानी क्या रोटियां खाने से लोगों की भूख मिटी। एक्सटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या फार्मर्स के नॉलेज, एटीट्यूड और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में कोई बदलाव आया। ठीक है। और आखिर में सबसे ऊंचा लेवल है इम्पैक्ट इवैल्यूएशन, यानी क्या फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी, इनकम और रेजिलियंस में लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल चेंज आया। नाबार्ड जैसी इंस्टीट्यूशंस के लिए यही इम्पैक्ट लेवल सबसे ज्यादा रेलेवेंट होता है। वाह, ये एनालॉजी से बहुत क्लियर कर देती है। अब इन लेवल्स को मापने के लिए डिजाइन्स क्या इस्तेमाल होते हैं? मैंने रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल्स या RCTs के बारे में सुना है। RCT इवैल्यूएशन का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जहां फार्मर्स को रैंडमली ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप्स में बांटा जाता है। लेकिन ये बहुत महंगा और एथिकली मुश्किल हो सकता है। सही बात है, आप किसी को जानबूझकर एक अच्छी स्कीम से बाहर नहीं रख सकते। बिल्कुल। इसलिए ज्यादातर असल दुनिया में क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स अपनाए जाते हैं, जो RCT जितने पक्के तो नहीं पर उसके काफी करीब होते हैं। और इनमें सबसे कॉमन कौन सा है? इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है डिफरेंस इन डिफरेंसेस, जिसे शॉर्ट में DID कहते हैं। इसमें ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप्स दोनों का डेटा इंटरवेंशन से पहले, जिसे बेसलाइन कहते हैं, और बाद में, जिसे एंड लाइन कहते हैं, लिया जाता है। एक मिनट, इसका फॉर्मूला है ट्रीटमेंट एंड लाइन, ट्रीटमेंट बेसलाइन, कंट्रोल एंड लाइन, कंट्रोल बेसलाइन। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि हमारे गांव में कितनी तरक्की हुई, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि पड़ोस के गांव के मुकाबले हमारी तरक्की कितनी ज्यादा हुई? इससे बारिश या बाजार के भाव जैसे बाहरी फैक्टर्स का असर हट जाता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। यही इसका कोर लॉजिक है। DID हमें एक्सटेंशन का प्योर इफेक्ट बताता है, बाकी सारे एक्सटर्नल नॉइज को हटाकर। डेटा कलेक्शन के लिए हाउस होल्ड सर्वेज और फोकस ग्रुप डिस्कशंस मतलब FGDs होते हैं, और इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस CBA और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो यानी BCR का इस्तेमाल होता है। BCR का फॉर्मूला तो सीधा है, बेनिफिट्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट्स। हाँ, टोटल बेनिफिट्स को टोटल कॉस्ट से डिवाइड करना। अगर BCR 1 से ज्यादा है तो प्रोग्राम को प्रॉफिटेबल माना जाता है। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब जरा जमीन पर उतरते हैं। इंडिया में इस एक्सटेंशन सिस्टम की रीढ़ कृषि विज्ञान केंद्र्स यानी KVKs को माना जाता है। इनका स्ट्रक्चर क्या है और ये काम कैसे करते हैं? KVKs को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने स्थापित किया है। पहला KVK 1974 में पौंडीचेरी में बना था। 1974? हाँ, मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस पर। आज 2024 के अंत तक भारत में 731 KVKs हैं। ये देश के 11 एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स यानी अतारी जोन्स के तहत काम करते हैं। और आमतौर पर हर KVK को प्रदर्शन और सीड प्रोडक्शन के लिए लगभग 20 हेक्टेयर जमीन अलॉट की जाती है। और इनके काम को 4 पिलर्स पर आधारित बताया जाता है। ये 4 पिलर क्या है? इसका पहला और सबसे यूनिक पिलर है ऑन फार्म टेस्टिंग यानी OFT। अच्छा, तो ये KVK की अपनी लैब में नहीं बल्कि सीधे किसान के खेत में होता है, ताकि पता चले कि किताबी ज्ञान और जमीनी हकीकत में कितना फर्क है। एग्जैक्टली। यही इसका कोर प्रिंसिपल है। कई बार जो टेक्नोलॉजी रिसर्च स्टेशन में कमाल करती है, वो असली खेत की परिस्थितियों में फेल हो जाती है। OFT इसी गैप को ब्रिज करता है।
दूसरा पिलर है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस यानी FLDs। फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन मतलब एक तरह का लाइव डेमो जहां किसान अपनी आंखों से देखता है कि नई तकनीक से कितना फायदा हो रहा है। सीइंग इज बिलीविंग वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। इसमें प्रूवन टेक्नोलॉजीज को किसानों के खेतों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया जाता है ताकि अडॉप्शन तेजी से हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 सालों में देश भर में लगभग 889,000 FLDs आयोजित किए गए हैं। 8 लाख से ज्यादा। तीसरा पिलर है कैपेसिटी बिल्डिंग यानी ट्रेनिंग देना। KVKs सालाना 10,000 से ज्यादा ट्रेनिंग कोर्सेज चलाते हैं जिनसे 3 लाख से ज्यादा फार्मर्स, फार्म विमेन और रूरल यूथ लाभान्वित होते हैं। और चौथा पिलर? फोर्थ पिलर है क्वालिटी सीड और प्लांटिंग मटेरियल का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि किसानों को लोकल लेवल पर ही अच्छी क्वालिटी के भरोसेमंद बीज मिल सकें। इन 4 पिलर्स के अलावा KVKs सॉइल टेस्टिंग लैब्स चलाते हैं और नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम NARS और किसानों के बीच एक फीडबैक चैनल का काम करते हैं। केवीकेस तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव काम कर रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को फैलाने के तरीके भी तो समय के साथ बदले होंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या था और अब नए अप्रोचेस क्या हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच था ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम, जिसे TNV सिस्टम भी कहते हैं। अच्छा, TNV सिस्टम। इसे वर्ल्ड बैंक ने 1970s में डेवलप किया था। इसमें एक्सटेंशन एजेंट एक फिक्स शेड्यूल पर गांवों का दौरा करते थे। अच्छा। ये अपने समय में एक बड़ा कदम था, लेकिन इसकी कुछ बड़ी सीमाएं थी। जैसे कि इसका लो अडॉप्शन रेट जो सिर्फ 1 to 4% फार्मर्स पर मंथ था। ये तो बहुत ही कम है। हाँ, ये बहुत कम था। प्लस ये टॉप डाउन था, जहां टेक्नोलॉजी ऊपर से नीचे आती थी। अब की अप्रोचेस ज्यादा पार्टिसिपेटरी और बॉटम अप है, जैसे फार्मा फील्ड स्कूल्स FFS, जहां किसान ग्रुप में मिलकर सीखते हैं। दूसरा बड़ा शिफ्ट है फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस FPOs को बढ़ावा देना, जो कलेक्टिव एक्शन को सक्षम बनाते हैं। और तीसरा जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है, हाँ, वो है डिजिटल एक्सटेंशन। बिल्कुल। ICT बेस्ड डिजिटल एक्सटेंशन। इसका एक बेहतरीन उदाहरण डिजिटल ग्रीन मॉडल है, जिसमें लोकल फार्मर्स द्वारा बनाए गए पार्टिसिपेटरी वीडियोस के जरिए जानकारी दी जाती है। स्टडीज बताती हैं कि इसका अडॉप्शन रेट TNV से 7 गुना ज्यादा है। 7 times? हाँ, और ये 10 गुना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। 10 गुना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मतलब दशकों तक जो TNV सिस्टम चला, उसे एक साधारण से वीडियो मॉडल ने न सिर्फ बेहतर किया, बल्कि 10 गुना कम लागत में किया। ये तो एक्सटेंशन की दुनिया में एक रेवोल्यूशन जैसा है। सही कहा। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सिर्फ एफिशिएंसी नहीं बढ़ाता, बल्कि पूरे सिस्टम के फंडामेंटल्स को बदल सकता है। द रियल इनसाइट इज नॉट अबाउट वीडियोस, इट्स अबाउट स्केलेबल ट्रस्ट। चलिए अब इवैल्यूएशन वाली थ्योरी को इस KVK और FLD वाले प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से जोड़ते हैं। मान लीजिए एक KVK को एक इम्प्रूव्ड राइस वैरायटी का अडॉप्शन बढ़ाना है। डाइड और BCR का इस्तेमाल करके हम इसका इम्पैक्ट कैसे मापेंगे? बहुत अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले हम इंटरवेंशन विलेजेस जहां KVK काम करेगा और कंट्रोल विलेजेस जहां KVK काम नहीं करेगा चुनेंगे। फिर दोनों ग्रुप्स में बेसलाइन डेटा कलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए बेसलाइन में दोनों ग्रुप्स में सिर्फ 5% किसान उस इंप्रूव्ड वैरायटी का उपयोग कर रहे थे। ओके, 5% अडॉप्शन एट बेसलाइन। और उनकी एवरेज यील्ड 4 टन प्रति हेक्टेयर थी। ठीक है, बेसलाइन सेट हो गया। अब KVK अपना इंटरवेंशन शुरू करेगा। हाँ, KVK इंटरवेंशन विलेजेस में FLDs लगाएगा, फील्ड डेज ऑर्गेनाइज करेगा और ट्रेनिंग देगा। 1-2 सीजन के बाद एंडलाइन डेटा कलेक्ट किया जाएगा। अब मान लीजिए एंडलाइन में इंटरवेंशन विलेजेस में अडॉप्शन रेट बढ़कर 35% हो गया। 35%। जबकि कंट्रोल विलेजेस में जहां कोई इंटरवेंशन नहीं हुआ, यह सिर्फ 7% तक बढ़ा। तो अब DD फॉर्मूला लगेगा। 35% 5% जो हुआ 30%। इसमें से हम कंट्रोल ग्रुप का चेंज यानी 7% 5% जो हुआ 2% घटा देंगे। तो 30% 2% इज इक्वल टू 28%। इसका मतलब KVK के इंटरवेंशन का शुद्ध प्रभाव 28 परसेंटेज पॉइंट्स का अडॉप्शन इंक्रीज है। प्रिसाइसली। इसी तरह हम यील्ड में वृद्धि और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो BCR भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक रियल केस स्टडी में BCR 14.1 आया था। वाओ, BCR 14.1। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक्सटेंशन पे खर्च किए गए हर 1 रुपए ने फार्मर्स के लिए 14.1 रुपीस का बेनिफिट जनरेट किया। ये तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक जबरदस्त रिटर्न है। बिल्कुल, और यही नंबर्स पॉलिसी मेकर्स को दिखाते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में किया गया निवेश कितना सार्थक है। ये पूरी चेन अब समझ में आ रही है। अब इसमें नाबार्ड की भूमिका कहाँ फिट होती है? नाबार्ड तो एक डेवलपमेंट बैंक है, वो सीधे एक्सटेंशन तो नहीं करता होगा। आपका कहना सही है। नाबार्ड का सीधा काम एक्सटेंशन करना नहीं है, बल्कि एक्सटेंशन को सफल बनाने के लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना है। एक्सटेंशन एजेंट किसान को बताता है कि माइक्रो इरिगेशन सिस्टम लगाना फायदेमंद है, लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसा नाबार्ड सपोर्टेड क्रेडिट सिस्टम से आता है। अच्छा, तो नाबार्ड क्रेडिट सपोर्ट के माध्यम से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को पॉसिबल बनाता है। एग्जैक्टली। और FPOs के लिए तो नाबार्ड का स्पेसिफिक सपोर्ट है। क्या सपोर्ट है? नाबार्ड अपने प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड PODF के माध्यम से FPOs को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ग्रांट्स देता है। ये ग्रांट, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% तक हो सकता है, ट्रेनिंग, एक्सपोजर विजिट्स और एक्सपर्ट गाइडेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एक्सटेंशन का ये एक रूप है। इसके अलावा नाबार्ड अपने क्रेडिट लिंक प्रोजेक्ट्स में फार्मर फील्ड स्कूल्स और डिजिटल एक्सटेंशन इनिशिएटिव्स को भी एक्टिवली बढ़ावा देता है। इस पूरे सिस्टम को समझने के बाद आखिर में इसकी मौजूदा चुनौतियां क्या हैं?
ऐसा क्या है जो इसे और बेहतर होने से रोक रहा है? चुनौतियां कई हैं। पहली है कवरेज गैप, दूर दराज के गांव में एक्सटेंशन की पहुंच अभी भी कम है। दूसरी, ट्रेन्ड एक्सटेंशन वर्कर्स की भारी कमी, एक एजेंट के ऊपर कई गांव की जिम्मेदारी होती है। राइट। तीसरी, एक्सटेंशन एजेंट्स पर नॉन एक्सटेंशन कार्यों का बोझ, उनसे सर्वे से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज तक सब कुछ करवाया जाता है, जिससे फार्मर कॉन्टैक्ट टाइम कम हो जाता है। और जेंडर गैप का भी जिक्र था। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, जेंडर गैप, जहां महिला किसानों तक एक्सटेंशन की पहुंच पुरुष किसानों की तुलना में काफी कम है। मैंने खुद फील्ड में देखा है कि एक्सटेंशन मीटिंग्स में अक्सर सिर्फ पुरुष किसान ही आते हैं, जबकि खेतों में असली काम का एक बड़ा हिस्सा महिलाएं करती हैं। तो जानकारी उन तक सीधे पहुंच ही नहीं पाती। सही बात है। जब तक जानकारी उन तक सीधे नहीं पहुंचेगी, अडॉप्शन अधूरा ही रहेगा। और आखिर में, छोटे और फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स वाले किसानों की विविध जरूरतों को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आज की चर्चा को अगर समराइज करें तो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन रिसर्च को खेत तक पहुंचाने का एक वाइटल सिस्टम है। केवीकेज अपने 4 स्तंभों ओएफटी, एफएलडी, ट्रेनिंग और सीड प्रोडक्शन के साथ इसकी रीढ़ है, और डिफरेंस इन डिफरेंसेस और बेनिफिट कॉस्ट रेशियो जैसे इवैल्यूएशन मेथड्स इसकी प्रभावशीलता को साइंटिफिकली साबित करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसमें किया गया निवेश सार्थक है। बिल्कुल। इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम बिंदु यह है कि भविष्य में एक्सटेंशन को और प्रभावी कैसे बनाया जाए। अब सवाल यह नहीं है कि एक्सटेंशन जरूरी है या नहीं, सवाल यह है कि डिजिटल टूल्स और एफपीओज जैसे कलेक्टिव मॉडल्स को बेहतर ढंग से इंटीग्रेट करके हम एक्सटेंशन को छोटे किसानों की विविध जरूरतों के प्रति और अधिक रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं, विशेष रूप से बढ़ते क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज पर। खास तौर पर हम उन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए बेहद जरूरी हैं। हम ये पूरी कहानी समझेंगे ग्लोबल प्रॉब्लम के बड़े नंबर से शुरू करके इसका असर भारत के किसानों पर कैसे पड़ रहा है, और फिर दुनिया और भारत इससे निपटने के लिए कर क्या रहे हैं। एग्जैक्टली। हमारा फोकस रहेगा की नंबर्स, कोर डेफिनेशंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस और हाँ, इंडिया का स्पेसिफिक क्लाइमेट फ्रेमवर्क क्या है। इसे एक स्ट्रक्चर्ड डीप डाइव की तरह देखें। हर सेगमेंट अगले से लॉजिकली जुड़ा हुआ होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्केल ऑन द प्रॉब्लम। राइट। शुरुआत करते हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की 2023 के डेटा से। हाँ, तो टोटल ग्लोबल एमिशंस जो हैं वो 53.0 गीगाटन CO2 इक्विवेलेंट दर्ज किए गए। 53 गीगाटन्स। जी, और ये 2022 से 1.9% ज्यादा है। मतलब ये अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड लेवल है। हाईएस्ट एवर। ये नंबर्स तो वाकई मतलब चिंताजनक है। बिल्कुल। अब देखते हैं कि इन एमिशंस में सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स कौन है। रैंकिंग में फर्स्ट है चाइना। चाइना लगभग 13,100 मेगाटन CO2 इक्विवेलेंट के साथ। ये ग्लोबल टोटल का करीब 24.7% है। सेकंड पर है यूनाइटेड स्टेट्स लगभग 6,300 मेगाटन्स के साथ। और थर्ड पर इंडिया। थर्ड पर इंडिया लगभग 4,400 मेगाटन्स के साथ। थर्ड पोजीशन। लेकिन इसमें एक और बात गौर करने वाली है ना? टॉप एमिटर्स में इंडिया की ग्रोथ रेट सबसे तेज रही, +6.1%। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया की डेवलपमेंट नीड्स और एनर्जी डिमांड दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। हाँ, और क्लाइमेट एक्शन के साथ इसे बैलेंस करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। राइट। अगर हम टॉप 6 एंटिटीज को देखें, चाइना, यूएस, इंडिया, EU27, रशिया और ब्राजील, तो ये मिलकर ग्लोबल एमिशंस का 62.7% हिस्सा है। ओके, तो ये तो हुई एमिशंस की मात्रा, लेकिन हर गैस का इम्पैक्ट बराबर नहीं होता, राइट? एग्जैक्टली। यहीं पर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यानी GWP का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इसे ऐसे समझिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल में 1 यूनिट का नुकसान करती है, तो मीथेन CH4 जो लाइवस्टॉक और राइस पैडीज से निकलती है, हाँ वही, वो 100 साल की अवधि में 25 से 30 यूनिट का नुकसान करती है। 25 से 30 गुना ज्यादा। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो फर्टिलाइजर से निकलती है, वो तो लगभग 265 से 310 गुना ज्यादा नुकसान करती है। वाओ, 300 गुना। ये तो बहुत ही शॉकिंग है। मतलब फर्टिलाइजर के इस्तेमाल पर ध्यान देना कितना जरूरी हो जाता है, भले ही उसकी मात्रा CO2 से कम हो। प्रिसाइजली। तो ये है ग्लोबल प्रॉब्लम का स्केल। अब इसका सीधा असर भारत पर, खासकर हमारे एग्रीकल्चर पर कैसे पड़ रहा है? यहाँ नंबर्स और भी सोबरिंग हैं। एक स्टडी के मुताबिक अगर टेम्परेचर 2.5 से 4.9 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है, तो भारत में वीट यील्ड में 41 से 52% तक की गिरावट आ सकती है। आधी फसल, 50% तक गेहूं की पैदावार में कमी। और राइस यील्ड में 32 से 40% की कमी आ सकती है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये देश की फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पर ऐसा क्यों है कि भारत पर इसका असर इतना ज्यादा पड़ने की आशंका है? इसकी 2 मुख्य वजह हैं। फर्स्ट, भारत का लगभग 50% फूड ग्रेन एरिया रेनफेड एग्रीकल्चर पर निर्भर है। मतलब सीधे मॉनसून पर। जी, बारिश के पैटर्न में जरा सा भी बदलाव पूरी फसल बर्बाद कर सकता है। और सेकंड, भारत के 85% किसान स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, जिनके पास क्लाइमेट शॉक्स को झेलने के लिए रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं। बिल्कुल, उन पर मौसम की मार पड़ने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम अब एक लोकल रियलिटी बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया इस चैलेंज से निपटने के लिए कर क्या रही है? गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है? इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर के टॉप पर 2 मेन बॉडीज हैं,
पहली है IPCC। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। करेक्ट। इसे 1988 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO और UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने मिलकर बनाया था। तो आईपीसीसी का काम रिसर्च करना नहीं है। नहीं, इसका काम है दुनिया भर में हो रही क्लाइमेट साइंस रिसर्च को असेस करना और पॉलिसी मेकर्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स तैयार करना। एक तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिफिक रिव्यू पैनल है। ओके, और इसके वर्किंग ग्रुप्स भी हैं, राइट? हाँ, 3 वर्किंग ग्रुप्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। WGI फिजिकल साइंस को देखता है, WG2 इम्पैक्ट्स, अडेप्टेशन और वल्नरेबिलिटी पर फोकस करता है, और WG3 मिटिगेशन पर, यानी एमिशंस कम करने के तरीकों पर। इसका लेटेस्ट मेजर रिपोर्ट AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट मार्च 2023 में आया था। ठीक है, तो ये हुई आईपीसीसी। और दूसरी बॉडी कौन सी है? दूसरी बॉडी है UNFCCC, यानी UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1992 में एस्टैब्लिश हुई थी। अच्छा, तो ये एक ट्रीटी है, एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट। हाँ, ये एक ट्रीटी है जिसके तहत देश क्लाइमेट चेंज पर एक्शन लेने के लिए सहमत हुए हैं। इसकी मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कॉप। कॉप मीटिंग्स, हाँ, इनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं। कुछ सबसे इंपॉर्टेंट कॉप्स कौन सी रही हैं? कुछ लैंडमार्क कॉप्स हैं। सबसे पहले COP21 पेरिस में 2015 में, जहां पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्ट हुआ। जी, ये पहला यूनिवर्सल लीगली बाइंडिंग क्लाइमेट अकॉर्ड है। इसका टारगेट ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस और आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। और हाल ही में COP28? हाँ, COP28 जो दुबई में हुई, वहां पहला ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ और लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज किया गया। एक मिनट, ग्लोबल स्टॉक टेक, इसका क्या मतलब है? ग्लोबल स्टॉक टेक एक तरह से ग्लोबल रिपोर्ट कार्ड है, ये देखने के लिए कि पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट्स पूरे करने में हम सब देश मिलकर कहां तक पहुंचे हैं। ये हर 5 साल में होता है। इंटरेस्टिंग। और अगली जरूरी मीटिंग? अगली होगी COP30 जो 2025 में ब्राजील के बेलेम शहर में होगी। तो हमारे पास ग्लोबल बॉडीज हैं, अग्रीमेंट्स हैं और टारगेट्स हैं। अब इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजीज क्या है? हमने 2 शब्द सुने हैं, एडेप्टेशन और मिटिगेशन। इनमें क्या फर्क है? ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। एडेप्टेशन का मतलब है क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स हो रहे हैं या होने वाले हैं उनके अनुसार खुद को एडजस्ट करना। मतलब इफेक्ट्स को मैनेज करना। एग्जैक्टली। ये शॉर्ट से मीडियम टर्म और लोकल लेवल पर होता है, जैसे सूखा प्रतिरोधी फसलें उगाना या साइक्लोन शेल्टर्स बनाना। और मिटिगेशन? मिटिगेशन का मतलब है प्रॉब्लम की जड़, यानी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को ही कम करना। रूट कॉज को एड्रेस करना। जी, ये लॉन्ग टर्म और ग्लोबल स्केल पर काम करता है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाना, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना। इसका फायदा किसी एक देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मिलता है। तो एडेप्टेशन आज के इम्पैक्ट से बचने के लिए है और मिटिगेशन भविष्य के इम्पैक्ट्स को रोकने के लिए। ये दोनों विकल्प नहीं है बल्कि एक साथ चलने वाली रणनीतियां हैं। प्रिसाइजली, एक आज के लिए जरूरी है, दूसरा कल के लिए। और इन दोनों के लिए पैसा चाहिए। क्लाइमेट फाइनेंस का कॉन्सेप्ट यहीं आता है ना? बिल्कुल। क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाने के 2 मेन तरीके हैं। पहला है ग्रीन क्लाइमेट फंड, GCF। ये UNFCCC का ऑफिशियल फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। हाँ, और इसकी खास बात है इसका 50-50 एलोकेशन। 50% मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए और 50% एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, और दूसरा मैकेनिज्म? दूसरा है एडेप्टेशन फंड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये कॉन्क्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स को फंड करता है। और इसकी फाइनेंसिंग कहाँ से आती है? इसकी फाइनेंसिंग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, क्रेडिट्स पर 2% लेवी और देशों से मिले वॉलंटरी प्लेजेस से आती है। लेकिन क्या ये फंडिंग काफी है? यहीं पर सबसे बड़ी चुनौती है। एक अनुमान के मुताबिक डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट एक्शन के लिए हर साल $300 बिलियन से ज्यादा की जरूरत है। 300 बिलियन? जबकि डेवलप्ड कंट्रीज का जो $100 बिलियन पर ईयर का कमिटमेंट था वो भी मुश्किल से पूरा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा फंडिंग गैप है। फंडिंग के अलावा एक और रिसोर्स है जिसकी हम अक्सर बात करते हैं, नेचर खुद। इकोसिस्टम सर्विसेज का इसमें क्या रोल है? इकोसिस्टम सर्विसेज वो बेनिफिट्स हैं जो हमें नेचर से मुफ्त में मिलते हैं और जो क्लाइमेट एक्शन के लिए क्रिटिकल हैं। इन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। फर्स्ट, प्रोविजनिंग सर्विसेज। ये वो डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमें मिलते हैं, जैसे फूड, फ्रेश वाटर और वुड। करेक्ट। सेकंड, रेगुलेटिंग सर्विसेज। जैसे फॉरेस्ट हमारा क्लाइमेट रेगुलेट करते हैं, वेटलैंड्स फ्लड कंट्रोल करते हैं, और मैंग्रोव्स तूफानों से बचाते हैं। बिल्कुल। थर्ड है सपोर्टिंग सर्विसेज। ये वो फाउंडेशनल प्रोसेसेस हैं जिनके बिना इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता, जैसे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, सॉइल फॉर्मेशन और पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो बहुत क्रिटिकल है। इंडिया के 35% फूड क्रॉप्स सीधे सीधे पॉलिनेटर्स पर डिपेंड करते हैं। एग्जैक्टली। और फोर्थ है कल्चरल सर्विसेज। ये नॉन मटेरियल बेनिफिट्स हैं, जैसे रिक्रिएशन, स्पिरिचुअल वेलबीइंग और एस्थेटिक एंजॉयमेंट। ओके, तो ये सभी सर्विसेज क्लाइमेट चेंज से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। बिल्कुल। अब इन सभी ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर देखते हैं कि इंडिया का डोमेस्टिक फ्रेमवर्क कैसा है।
अब इंडिया के गेम प्लान पर फोकस करते हैं। तो इंडिया के क्लाइमेट एक्शन की नींव क्या है? इसकी नींव है NAPCC, यानी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। 2008 में लॉन्च हुआ था। जी, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क है जिसके तहत 9 नेशनल मिशंस हैं। इनमें नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल वाटर मिशन, ये सब शामिल है। हाँ, और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर भी, ये सब की एरियाज हैं। तो NAPCC एक नेशनल लेवल अम्ब्रेला प्लान है। क्या राज्यों के लिए भी कुछ ऐसा है? हाँ, इसी का स्टेट लेवल वर्जन है SAPCC, यानी स्टेट एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज। हर राज्य अपनी स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से अपना प्लान बनाता है। और कितने राज्यों ने बना लिए हैं अपने प्लान्स? अभी तक 36 में से 34 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने अपने स्टेट स्पेसिफिक प्लान्स तैयार कर लिए हैं। ग्रेट। और इन प्लान्स को एक्शन में बदलने के लिए इंडिया के इंटरनेशनल कमिटमेंट्स क्या हैं? हम नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी NDCs की बात कर रहे हैं। करेक्ट। 2022 में इंडिया ने अपने NDCs को अपडेट किया। इसके 3 मेन टारगेट्स हैं जो 2030 तक अचीव करने हैं। फर्स्ट, 2030 तक अपनी इकोनॉमी की एमिशंस इंटेंसिटी को 2005 के लेवल से 45% तक कम करना। इमिशंस इंटेंसिटी, आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पर यूनिट ऑफ GDP कितनी एमिशंस हो रही हैं। मतलब GDP बढ़ेगी लेकिन उसके साथ एमिशंस उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगी। गॉट इट। दूसरा टारगेट? सेकेंड, 2030 तक 50% इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हासिल करना। यानी सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर से? जी, और इसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया ने ये टारगेट जून 2024 में ही अचीव कर लिया, लगभग 5 साल पहले। ये तो वाकई एक बड़ी खबर है। इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी लीडरशिप का एक बहुत बड़ा प्रूफ है ये। बिल्कुल। और तीसरा टारगेट? थर्ड टारगेट है 2030 तक 2.5 to 3 गीगाटन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट का एडिशनल कार्बन सिंक तैयार करना। एक मिनट, कार्बन सिंक का मतलब क्या है? कार्बन सिंक का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो CO2 को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करती है, जैसे जंगल और महासागर। नेचुरल स्पंजेस की तरह? तो ये टारगेट फॉरेस्ट्स और ट्री कवर बढ़ाकर पूरा किया जाएगा। हाँ, और 3 गीगाटन CO2 एब्जॉर्ब करना एक बहुत एम्बिशियस टारगेट है। तो इंडिया के पास एक क्लियर रोड मैप है, 2030 के NDCs और एक लॉन्ग टर्म नेट जीरो टारगेट भी है 2070 का। बिल्कुल। अगर हम इंडिया की पोजीशन को समराइज करें, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एमिटर है, लेकिन पर कैपिटा एमिशंस में G20 देशों में सबसे नीचे है। और सबसे जरूरी बात, इंडिया उन कुछ देशों में से है जो अपने क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा करने के ट्रैक पर हैं। एग्जैक्टली। तो ये थे इकोलॉजी और क्लाइमेट चेंज से जुड़े कुछ सबसे जरूरी पॉइंट्स। ग्लोबल नंबर्स से लेकर इंडिया के डिटेल्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क तक हमने समस्या के स्केल को समझा, उसके असर को देखा और फिर ग्लोबल और डोमेस्टिक सॉल्यूशंस पर बात की। हाँ, और इसमें सबसे बड़ी बात इंडिया का डेवलपमेंट नीड्स और क्लाइमेट एक्शन के बीच बैलेंस बनाने का प्रयास है। ये एक मुश्किल रास्ता है, लेकिन इंडिया ने दिखाया है कि ये संभव है। बिल्कुल। आगे के लिए एक सवाल ये बनता है, जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन और फिर 10 ट्रिलियन की तरफ बढ़ेगी, पर कैपिटा एमिशंस को कम रखते हुए इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए टेक्नोलॉजी और पॉलिसी में कौन से बड़े डिसरप्टिव इनोवेशंस की जरूरत पड़ेगी। आज हम भारतीय एग्रीकल्चर की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई कहानी पर बात करेंगे। हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो एक तरफ तो जश्न मनाने का मौका देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक गहरी चिंता भी पैदा करते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये एक विरोधाभास की कहानी है। विरोधाभास? कैसे? एक तरफ हमारे पास 2024-25 के लिए लगभग 358 मिलियन टन्स का रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ वही किसान जो ये अन्न उगा रहा है, उसकी आय और फार्मिंग की वायबिलिटी पर लगातार सवालिया निशान बने हुए हैं। अच्छा। तो आज हमारी चर्चा का मकसद इसी पहेली को सुलझाना है कि जब पैदावार आसमान छू रही है तो किसान की माली हालत क्यों जमीन पर है। तो चलिए इस विरोधाभास की परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं उन शानदार आंकड़ों से जिन्होंने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है। बिल्कुल। ये आंकड़े हैं क्या? सबसे बड़ा और प्रभावशाली आंकड़ा तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का ही है, जो 2024-25 में 357.73 मिलियन टन्स पहुंच गया है। 357.73। ओके। इसे समझने के लिए अगर हम 10 साल पीछे जाएं तो 2015-16 में ये प्रोडक्शन करीब 251 मिलियन टन्स था। मतलब 100 मिलियन टन से ज्यादा की बढ़ोतरी। हाँ, सिर्फ एक दशक में ये 42% की जबरदस्त ग्रोथ है। और सरकार का इरादा रुकने का नहीं है। अगले साल के लिए 363 मिलियन टन्स का टारगेट रखा गया है। 100 मिलियन टन्स की अतिरिक्त पैदावार, ये तो कमाल है। अगर हम इसमें अलग अलग क्रॉप्स को देखें तो क्या ये बढ़ोतरी हर जगह दिखती है? हाँ, लगभग हर मुख्य फसल में ये उछाल नजर आता है। 2024-25 के अनुमानों के मुताबिक राइस का प्रोडक्शन 1501 लाख मेट्रिक टन्स के पार चला गया है। रिकॉर्ड है ये। हाँ, रिकॉर्ड है। और वीट भी लगभग 1179 लाख मेट्रिक टन्स पर पहुंच गया है, जो खुद एक रिकॉर्ड है। अच्छा। इतना ही नहीं, मेज, मिलेट्स यानी श्रियन और खासतौर पर तिलहन जैसे ग्राउंडनट और सोयाबीन, इन सब ने भी प्रोडक्शन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये तो हुई अनाज और फसलों की बात, लेकिन हमारी थाली में सिर्फ रोटी और चावल तो नहीं होते। सही। मिल्क, एग्स और दूसरे एग्रीकल्चर से जुड़े सेक्टर्स का क्या हाल है? क्या सफलता की कहानी वहां भी दोहराई जा रही है? बिल्कुल। कृषि से जुड़ी जो एलाइड एक्टिविटीज हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन में तो भारत दुनिया में नंबर 1 पर है।
2024-25 में हम करीब 248 मिलियन टन मिल्क का उत्पादन कर रहे हैं। वाओ। और दिलचस्प बात यह है कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है। वो कितनी? 10 साल पहले जहां हर भारतीय के लिए औसतन 319 ग्राम दूध उपलब्ध था, आज वो बढ़कर 485 ग्राम हो गया। ये तो पोषण के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। निश्चित रूप से। और यही कहानी एग्स के साथ भी है। हम साल में लगभग 149 बिलियन एग्स का उत्पादन कर रहे हैं। 149 बिलियन। हाँ, जिससे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 62 से बढ़कर 106 एग्स सालाना हो गई है। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारतीय एग्रीकल्चर का कॉम्पोजिशन बदल रहा है। अब जोर सिर्फ मोर फूड पर नहीं है, बल्कि मोर वैल्यूएबल फूड पर है। एग्जैक्टली, जिसमें लाइफ स्टॉक और हॉर्टिकल्चर का बड़ा योगदान है। इन बढ़ते हुए प्रोडक्शन के पीछे मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये व्यवस्था काम कैसे करती है, इसके मुख्य पहलू क्या है? MSP का तंत्र 3 मुख्य स्तंभों पर खड़ा है। पहला है इसका दायरा यानी कवरेज, जो लगभग 22-23 क्रॉप्स को सुरक्षा देता है। इसमें अनाज, दालें, तिलहन सब शामिल हैं। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है इसका फॉर्मूला, यानी इसकी कैलकुलेशन का तरीका। हाँ, ये A2+FL फॉर्मूला अक्सर चर्चा में रहता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसे सरल भाषा में समझते हैं। A2 का मतलब है किसान द्वारा किए गए सभी नकद खर्चे, जैसे बीज, खाद, मजदूरी वगैरह। सही। और FL का मतलब है किसान और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई मेहनत की इम्प्यूटेड वैल्यू। ओके। सरकार इन दोनों को जोड़कर लागत निकालती है। और तीसरा स्तंभ है मैंडेटेड मार्जिन। मतलब सरकार ये सुनिश्चित करती है कि किसान को इस लागत पर कम से कम 50% का मुनाफा जरूर मिले। बिल्कुल सही। अगर हम इसका कोई हाल का उदाहरण लें तो वीट का 2026-27 का उदाहरण बिल्कुल सटीक है। सरकार के हिसाब से 1 क्विंटल गेहूं उगाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी 1239 रुपए। ओके। इस पर 50% से ज्यादा लगभग 109% का मार्जिन देते हुए MSP 2585 रुपए पर क्विंटल तय किया गया। 109% का मार्जिन। हाँ, और सिर्फ 2024-25 में ही MSP पर हुई प्रोक्योरमेंट के जरिए किसानों के खातों में 3.33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पहुंची। यह आंकड़ा तो सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। तो फिर समस्या कहाँ है? अगर किसानों को लागत पर लगभग दुगना दाम मिल रहा है, तो फिर किसान सड़कों पर क्यों हैं और उनकी आय को लेकर इतनी चिंता क्यों है? बिल्कुल। यहीं से हमारी कहानी का दूसरा और ज्यादा उलझावा पहलू शुरू होता है। बिल्कुल, यहीं पर जमीनी हकीकत और आंकड़ों का विरोधाभास सामने आता है। कैसे? जब किसानों से बात की जाती है तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार 98% किसानों का कहना है कि उनकी सबसे बड़ी चिंता लगातार बढ़ती इनपुट कॉस्ट्स हैं। 98%। हाँ, फर्टिलाइजर, सीड, डीजल, पेस्टिसाइड सब कुछ महंगा हो गया है। रुकिए, इसका मतलब तो ये हुआ कि देश का लगभग हर किसान इस समस्या से जूझ रहा है। यही बात है। ये कोई छोटी नोटी दिक्कत नहीं, ये एक व्यवस्थागत संकट लगता है। और ये अकेली समस्या नहीं है। और क्या है? 96% किसानों ने कहा कि वो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और पानी की कमी से परेशान हैं। एराटिक मॉनसून। हाँ, कभी बेमौसम बारिश, कभी सूखा और घटता ग्राउंड वाटर लेवल उनकी फसल को बर्बाद कर देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत की कुल कृषि भूमि में से केवल 55% पर ही इरिगेशन की पक्की व्यवस्था है। सिर्फ 55%? हाँ, बाकी आज भी मानसून के भरोसे हैं। यानी आधी से ज्यादा फार्मिंग आज भी एक जुआ है। एक तरह से कह सकते हैं। इसके अलावा 96% किसानों ने सॉइल डिग्रेडेशन को एक बड़ी समस्या माना। मिट्टी की घटती उर्वरता। बिल्कुल, सालों साल एक ही तरह की फार्मिंग करने से मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। इसी तरह 94% किसानों ने बढ़ती लेबर चार्जेस को और 92% ने कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान को बड़ी चुनौती बताया। और इन सब के अलावा एक ढांचागत समस्या भी है जिसका जिक्र बार बार होता है। फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, छोटी जोत। हाँ। और ये शायद सबसे बड़ी बाधा है। भारत के 85% किसान स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़। हाँ, अब आप सोचिए, अगर आपकी जमीन कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है, तो आप उस पर ट्रैक्टर या कोई बड़ी मशीन कैसे इस्तेमाल करेंगे? मुश्किल है। बहुत मुश्किल। इससे वे ना तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठा पाते हैं और न ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। तो ये सारी चुनौतियां, बढ़ती लागत, मौसम का धोखा, छोटी जमीन, असल में एग्रीकल्चर के जो 4 बुनियादी स्तंभ हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, हाँ, उनकी कमजोरियों को दिखाती हैं। तो चलिए इन स्तंभों को एक एक करके देखते हैं। ये 4 कारक कौन से हैं और भारत में इनकी क्या स्थिति है? एग्रीकल्चर के 4 मुख्य फैक्टर्स हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। और भारत में हर फैक्टर के साथ अपनी सीमाएं हैं। पहला, लैंड। जैसा हमने अभी बात की, इसकी मुख्य बाधा है जमीन का छोटे टुकड़ों में बटा होना और सॉइल डिग्रेडेशन। राइट। दूसरा है लेबर। गांव से शहरों की ओर माइग्रेशन और बढ़ती मजदूरी के कारण खेती के लिए मजदूरों की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तीसरा फैक्टर है कैपिटल। इसका मतलब है फार्मिंग में लगने वाला पैसा, मशीनें और दूसरी जरूरी चीजें। हाँ, मॉडर्न फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर और खास तौर पे इरिगेशन के साधनों में भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लेकिन क्रेडिट गैप्स हैं। बिल्कुल, छोटे किसानों के लिए बैंक से कर्ज लेना आज भी एक बड़ी चुनौती है। और चौथा और आखिरी फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब फार्मिंग को एक बिजनेस की तरह चलाने की सोच। हाँ, और यहाँ चुनौती है लो लिटरेसी और ट्रेडिशन बाउंड प्रैक्टिसेस की।
इसके कारण किसान नई टेक्नोलॉजी या खेती के नए तरीकों को अपनाने में हिचकिचाते हैं। इन चुनौतियों के संदर्भ में ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि भारत में फार्मिंग सिर्फ एक तरीके से नहीं होती। बिल्कुल, यहाँ कई अलग अलग तरह की फार्मिंग प्रचलित हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत में मुख्य रूप से 8 तरह की फार्मिंग होती है और हर किसी की समस्याएं अलग हैं। जैसे एक है सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो पूर्वी राज्यों में ज्यादा होती है। इसमें किसान सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए अनाज उगाता है। तो उसके लिए बाजार भाव उतना मायने ही नहीं रखता। सही, उसके लिए मौसम की मार सबसे बड़ी चिंता है। और इसके विपरीत होती होगी कमर्शियल फार्मिंग। सही, जैसे पंजाब में वीट या महाराष्ट्र में गन्ने की खेती। ये बड़े पैमाने पर प्रॉफिट के लिए की जाती है। इन किसानों के लिए एमएसपी और सरकारी खरीद सबसे बड़ी चिंताएं हैं। और फिर इंटेंसिव फार्मिंग है, जहां कम जमीन से मैक्सिमम आउटपुट लेने की कोशिश होती है, जैसे पश्चिम बंगाल में सब्जियों की खेती। यहाँ सॉइल हेल्थ और इरिगेशन सबसे बड़े मुद्दे हैं। ये तो बहुत विविधता है। इसके अलावा एक्सटेंसिव फार्मिंग है, जो सूखे इलाकों में होती है। फिर मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें फसल के साथ साथ लाइवस्टॉक भी होता है। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी चलन बढ़ा है। हाँ, जो बिना सिंथेटिक इनपुट्स की होती है। और आखिर में आती है कोऑपरेटिव फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग, जैसे असम में चाय के बागान। हर मॉडल की अपनी ताकत और अपनी कमजोरियां हैं। तो इन अलग अलग तरह के किसानों और उनकी अलग अलग चुनौतियों से निपटने के लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है, इसमें नाबार्ड जैसी संस्थाओं की क्या भूमिका है? देखिए, एग्रीकल्चर में फाइनेंस की भूमिका वैसी ही है जैसे शरीर में खून की, और इसमें नाबार्ड एक सेंट्रल रोल निभाता है। आंकड़े क्या कहते हैं? 2022-23 के आंकड़े देखें तो नाबार्ड ने किसानों को वर्किंग कैपिटल के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म रिफाइनेंस दिया। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए? ट्रैक्टर खरीदने या कुआं खुदवाने जैसे कामों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लॉन्ग टर्म रिफाइनेंस दिया गया। और सुधार के लिए टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर क्या हो रहा है, जैसे आपने ई नाम का जिक्र किया था? हाँ, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यह विचार तो क्रांतिकारी लगता है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है, लेकिन जमीन पर इसका असर कितना है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। ई-नाम एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसने 1200 से ज्यादा मंडीज को ऑनलाइन जोड़ दिया है। पर क्या छोटा किसान इसका फायदा उठा पा रहा है? यही पर चुनौती है। हकीकत में छोटे किसानों के लिए इसका इस्तेमाल करना अभी भी मुश्किल है। उन्हें टेक्नोलॉजी की जानकारी, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पे भरोसा, इन सब चीजों की जरूरत है। तो टेक्नोलॉजी के अलावा और किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है? दूसरा बड़ा क्षेत्र है वाटर मैनेजमेंट। माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर से 30 से 50% तक पानी की बचत हो सकती है। तीसरा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY के तहत सपोर्ट दिया जा रहा है। और चौथा, क्लाइमेट रेजिलिएंट HYV सीड्स का विकास। अब इस पूरी तस्वीर को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में रखते हैं। ग्लोबलाइजेशन का भारतीय कृषि पर क्या असर पड़ा है, और ये WTO का विवाद क्या है? इसके दो पहलू हैं। पॉजिटिव पक्ष यह है कि बासमती राइस, मसालों और आम जैसे हमारे कई प्रोडक्ट्स के लिए दुनिया भर के बाजार खुल गए हैं। और नेगेटिव पक्ष यह है कि बाहर से आने वाले सस्ते इंपोर्ट जैसे खाद्य तेल हमारे घरेलू किसानों पर दबाव बनाते हैं। और ये WTO विवाद, इसे लेकर विकसित देश भारत पर क्यों निशाना साध रहे हैं? इसे ऐसे समझिए कि USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ अमीर देशों का कहना है कि भारत MSP के जरिए अपने किसानों को जो सपोर्ट देता है वो इंटरनेशनल ट्रेड के नियमों के खिलाफ है। उनका आरोप है कि भारत अपनी तय सीमा से ज्यादा सब्सिडी दे रहा है। हाँ, तो भारत का इस पर क्या जवाब है? भारत का जवाब बहुत मजबूत और तार्किक है। भारत कहता है कि पहली बात, आप हमारे सपोर्ट की तुलना अपने सपोर्ट से कीजिए। अच्छा। भारत में पर फार्मर जो सरकारी मदद है वो करीब 5.7 लाख रुपए है, जबकि US में ये 63 लाख रुपए है। 180 गुना ज्यादा। हमसे लगभग 180 गुना ज्यादा। दूसरी बात, डेवलप्ड नेशंस को 576% तक सपोर्ट एंटाइटलमेंट है, जबकि भारत 10% पर लिमिटेड है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और सबसे बड़ी बात, भारत का तर्क है कि MSP और पब्लिक स्टॉक होल्डिंग हमारे लिए सिर्फ ट्रेड का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की 1.4 बिलियन लोगों की फूड सिक्योरिटी का सवाल है। तो कुल मिलाकर हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। एक तरफ रैकेट प्रोडक्शन और दूसरी तरफ किसानों की आय का संकट, बढ़ती लागत और वैश्विक दबाव। बिल्कुल, तस्वीर यही उभरती है कि भारतीय एग्रीकल्चर एक दोराहे पर खड़ी है। हमने प्रोडक्शन की चुनौती तो लगभग पार कर ली है, लेकिन अब वायबिलिटी की चुनौती हमारे सामने है। और इसकी वजहें भी साफ हैं। वजह साफ हैं। 98% किसान बढ़ती लागत से परेशान हैं, 96% मौसम की मार झेल रहे हैं, MSP का सुरक्षा कवच सिर्फ 22-23 क्रॉप्स तक सीमित है, और 85% किसान स्मॉल होल्डर्स हैं। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान किसी एक रामबाण इलाज में नहीं, बल्कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच में है, जिसमें टेक्नोलॉजी, क्रेडिट, मार्केट लिंकेज, डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस सब शामिल हों। तो भारतीय कृषि की कहानी मात्रा में सफलता और मूल्य में चुनौती की कहानी है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता हूं। बताइए। जैसे जैसे क्लाइमेट रेजिलिएंट HYV सीड्स और प्रिसिजन फार्मिंग का विस्तार हो रहा है, क्या भारतीय कृषि में सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि कितना उगाया जाता है, या ये कि कौन इसे उगाने का जोखिम उठा सकता है? एक बहुत जरूरी सवाल। क्या ये टेक्नोलॉजी स्मॉल होल्डर्स और बड़े कमर्शियल फार्म्स के बीच की खाई को और चौड़ा करेगी, या फिर उसे पाटने का एक जरिया बनेगी? इसका जवाब ही भारतीय कृषि का भविष्य तय करेगा। सेंसस 2011 के अनुसार भारत की लगभग 69% आबादी, मतलब 2/3 से भी ज्यादा, आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है।
बिल्कुल। और आज हम इसी विशाल दुनिया की गहराइयों में उतरेंगे। भारत का रूरल डेवलपमेंट। हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वे नाबार्ड ग्रेड ए परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सही है, पर हम सिर्फ आंकड़े नहीं देखेंगे। नहीं, हम उनके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हमारा मकसद ये समझना है कि ग्रामीण भारत की असल तस्वीर क्या है। तो हम इसे कई हिस्सों में देखेंगे। पहले रूरल एरिया होता क्या है और इसकी इकोनॉमी कैसे चलती है। और फिर हम वहाँ की पॉपुलेशन, उनके काम धंधे और सबसे जरूरी उन कारणों को देखेंगे जिनकी वजह से रूरल बैकवर्डनेस आज भी एक बड़ी सच्चाई है। और हम समाधानों पर भी उतनी ही गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि एग्रीकल्चरल लेबरर और हैंडलूम सेक्टर में क्या दिक्कतें हैं। और फिर गवर्नेंस यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की भूमिका, और अंत में प्रमुख सरकारी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। मेरा सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जब हम रूरल एरिया कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये एक अच्छा शुरुआती सवाल है। आमतौर पर रूरल एरिया की पहचान कुछ चीजों से होती है। जैसे वहाँ शहरों के मुकाबले पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है, और सोशल मोबिलिटी मतलब सामाजिक बदलाव की रफ्तार काफी धीमी होती है। और कोई आधिकारिक परिभाषा? हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परिभाषा बहुत सीधी है। 5,000 से कम आबादी वाले किसी भी क्षेत्र को ग्रामीण माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हुई परिभाषा, पर इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा है? ये चलती कैसे है? इसे हम 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा हिस्सा है एग्रीकल्चरल सेक्टर, जो आज भी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, करीब 46.1% ग्रामीण आबादी सीधे तौर पे इसी में लगी हुई है। हालांकि देश की कुल जीडीपी में इसका योगदान अब घटकर लगभग 16% रह गया है, फिर भी ये करोड़ों लोगों के लिए रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है। इसमें क्या क्या आता है? इसमें क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक, फिशरीज और फॉरेस्ट्री, ये सब शामिल है। और दूसरा हिस्सा है एलाइड एक्टिविटीज, मतलब कृषि से जुड़ी गतिविधियां। इसमें पशुपालन, मछली पालन और हॉर्टिकल्चर आते हैं। और तीसरा हिस्सा जो अब तेजी से बह रहा है, वो है नॉन फार्म एक्टिविटीज। इसमें छोटे स्तर के उद्योग, व्यापार और सेवाएं शामिल है। ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक तरह से डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये तो हुई संरचना, लेकिन अगर हम आमदनी और खर्च के नजरिए से देखें तो ग्रामीण और शहरी भारत में कितना फर्क है? फर्क बहुत बड़ा है। एक आंकड़ा है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या एमपीसी, यानी एक व्यक्ति एक महीने में औसतन कितना खर्च करता है। सही। तो ग्रामीण भारत का एमपीसी शहरी स्तरों का महज 60 से 70% है। 60-70%? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में जीवन शैली के भारी अंतर को दिखाता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ आय की कमी नहीं है, ये ग्रामीण बाजारों की सीमित क्षमता को भी दिखाता है। रोजगार की बात करें तो ग्रामीण रोजगार का 79% हिस्सा इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती। हाँ, इनमें से भी 53.5% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और 25.6% दिहाड़ी मजदूर यानी कैजुअल लेबर हैं। इन सब के बीच 2 बड़े ट्रेंड्स का जिक्र है। एक तो ये कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी है, लगभग 900 मिलियन। हालांकि इसकी ग्रोथ रेट अब स्थिर हो रही है। लेकिन दूसरा ट्रेंड मुझे ज्यादा दिलचस्प लगा, महिला कार्यबल में बढ़ोतरी। 2023-24 में इसमें 12.5% की वृद्धि हुई और अब ये 34.8% तक पहुंच गई है। हाँ, ये एक सकारात्मक बदलाव है, पर इसकी एक परत और है। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में ही हुई है। तो ये एक दोधारी तलवार हुई। एक तरफ से हाँ, महिलाएं आर्थिक रूप से सक्रिय हो रही हैं, ये अच्छा है। लेकिन अगर वे केवल खेती में ही मजदूरी कर रही हैं तो ये दिखाता है कि बेहतर वेतन वाली नौकरियों की आज भी भारी कमी है। तो हमने ये समझ लिया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था दिखती कैसी है, पर इस अर्थव्यवस्था को चला कौन रहा है? मतलब वहाँ की व्यावसायिक संरचना क्या है? ग्रामीण आबादी की व्यावसायिक संरचना को हम 5 मुख्य श्रेणियों में देख सकते हैं। पहली श्रेणी है कल्टीवेटर्स की। ये वो किसान हैं जिनके पास अपनी जमीन है। बिल्कुल। दूसरी और शायद सबसे कमजोर श्रेणी है एग्रीकल्चरल लेबरर्स की। ये भूमिहीन श्रमिक हैं। और बाकी 3? तीसरी श्रेणी है आर्टिजन्स और हैंडीक्राफ्ट से जुड़े लोगों की, जैसे बुनकर, कुम्हार। चौथी में ट्राइब्स, ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स आते हैं जिनका 80% जीवन एग्रीकल्चर या जंगल पर निर्भर है। और पांचवी श्रेणी है ट्रेडर्स और अन्य लोगों की, जिसमें छोटे दुकानदार और सर्विस प्रोवाइडर शामिल हैं। अगर हम एग्रीकल्चरल लेबरर्स की समस्याओं को और करीब से देखें तो उनकी स्थिति कितनी गंभीर है? ये ग्रामीण समाज का सबसे गरीब और असुरक्षित तबका है। इनकी पहली समस्या है काम का सीजनल होना, मतलब साल में कुछ महीने ही काम मिलता है। हाँ। दूसरी है कम मजदूरी, जो औसतन सिर्फ 200 से 350 रुपए प्रतिदिन है। और सबसे बड़ी समस्या है किसी भी तरह की सोशल सिक्योरिटी का ना होना। हैंडलूम वीवर्स यानी हथकरघा बुनकरों की भी स्थिति कुछ ऐसी ही लगती है। उनकी हालत भी बहुत नाजुक है। उनकी संख्या 35 लाख से ज्यादा है। एक तरफ फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ पावर लूम से जबरदस्त कंपटीशन। मतलब बाजार में सही दाम नहीं मिल पाता। सही। यही कहानी दूसरे आर्टिजन्स की भी है। उनकी आय कम है और फैक्ट्री में बने सामान के सामने मार्केट एक्सेस बहुत सीमित हो गया है। तो ग्रामीण कार्यबल में कुछ बड़े बदलाव भी दिख रहे हैं। हमारे दस्तावेज 4 मुख्य बदलावों की ओर इशारा करते हैं। सही कहा। पहला बदलाव है कल्टीवेटर्स की संख्या में गिरावट। अपनी जमीन पर खेती करने वाले किसान कम हो रहे हैं। और इसका सीधा नतीजा है दूसरा बदलाव, लेबरर्स की संख्या में बढ़ोतरी। भूमिहीन मजदूरों की फौज बढ़ रही है। तीसरा बदलाव थोड़ा चिंताजनक है, नॉन फार्म ग्रोथ का स्थिर होना। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी
जीडीपी में कई सालों से 15% पर अटकी हुई है। इसका मतलब है कि खेती से निकलने वाले लोगों को उद्योगों में पर्याप्त नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और चौथा बदलाव जिस पर हमने बात की, फीमेल वर्कफोर्स में उछाल। जो अब 34.8% हो गया है। लेकिन ये उछाल ज्यादातर कृषि मजदूरी में है, जो कम वेतन और असुरक्षा का प्रतीक है। इन सब बातों से हम सीधे उस सवाल पर पहुंचते हैं जो सबसे अहम है, ग्रामीण पिछड़ापन। इसके असली कारण क्या है? हमारे सोर्स इसे 6 श्रेणियों में बांटते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले है इकोनॉमिक कारण। इसमें दो मुख्य बातें हैं। एक तो कृषि क्षेत्र में एक तरह का ठहराव आ गया है, और दूसरा नॉन फार्म सेक्टर उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रहा है। और कृषि क्षेत्र में इस ठहराव की वजह क्या है? यहाँ सबसे बड़ी समस्या है छोटी जोतें। भारत में 85% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। इतनी छोटी जमीन पर तो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल मुश्किल होगा। मुश्किल और महंगा दोनों। नतीजा कम उत्पादकता। और आज भी देश की केवल 55% कृषि भूमि पर ही इरिगेशन की सुविधा है। अगला कारण इंडस्ट्रियल पिछड़ापन है। मेक इन इंडिया जैसे बड़े अभियानों के बावजूद ग्रामीण औद्योगिकरण में ये ठहराव क्यों है? इसकी कई वजह हैं। ग्रामीण इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जैसे अच्छी सड़कें, 24 घंटे बिजली और तेज इंटरनेट। साथ ही स्किल्ड लेबर की कमी और बाजार से दूरी भी बड़े कारण हैं। इसके बाद आते हैं सोशल कारण। हाँ, और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जाति और लिंग पर आधारित भेदभाव आज भी एक कड़वी सच्चाई है। साथ ही बड़े पैमाने पर भूमिहीनता एक बड़ी समस्या है। और एजुकेशनल कारण। ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर कम है, और जो शिक्षा मिल भी रही है वो आज के बाजार के लिए जरूरी स्किल्स नहीं दे पा रही है। और आखिरी श्रेणी है स्ट्रक्चरल कारण। ये वो बुनियादी ढांचे की कमियां हैं। खराब सड़कें, बिजली पानी की अनियमित सप्लाई, कमजोर बाजार लिंक, और सबसे जरूरी क्रेडिट यानी कर्ज की कमी। ये सभी 6 कारण मिलकर ग्रामीण पिछड़ेपन का एक जाल बनते हैं। अब इन समस्याओं के समाधान की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले गवर्नेंस। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस यानी PRIs को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका एक ही बड़ा मकसद था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, यानी लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। बिल्कुल। सत्ता को दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांव के स्तर तक पहुंचाना। लक्ष्य था रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसके तहत पंचायतों को क्या जिम्मेदारियां दी गईं? उनकी जिम्मेदारियां बहुत व्यापक हैं। गांव के लिए प्लानिंग, डेवलपमेंट, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और सोशल जस्टिस सुनिश्चित करना। इसमें इंक्लूजन मैंडेट का भी जिक्र है। हाँ, महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित हैं, जो कई राज्यों में अब 50% तक हो गई हैं। और SC/ST समुदाय के लिए उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण है। और इसका जो 3 टियर स्ट्रक्चर है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये असल में विकास को जमीन पर कैसे उतारता है? ये बॉटम अप प्लानिंग का तरीका है। मतलब गांव की सड़क कहाँ बननी है, इसका फैसला गांव के लोग ग्राम पंचायत में बैठकर करें, ना कि कोई अधिकारी जो दूर बैठा हो। तो ग्राम पंचायत योजना बनाती है? हाँ, पंचायत समिति उसे ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेट करती है और जिला परिषद जिले के स्तर पर अंतिम रूप देती है। तो अब ये देखते हैं कि ये संस्थाएं किन बड़ी योजनाओं को लागू कर रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं MGNRGA की। MGNRGA एक कानूनी गारंटी है। ये हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन के अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की गारंटी देती है। ये सिर्फ एक योजना नहीं, एक अधिकार है। और इसका पैमाना कितना बड़ा है? 2024-25 के आंकड़े देखें तो 15.99 करोड़ परिवार इसमें पंजीकृत हैं और 290.60 करोड़ पर्सन डेज का रोजगार पैदा किया जा चुका है। महिलाओं की भागीदारी इसमें काफी अच्छी है। बहुत अच्छी। 440.7 लाख महिलाओं ने इसमें काम किया। इसी से जुड़ा एक प्रोजेक्ट उन्नति का भी जिक्र है। ये क्या है? प्रोजेक्ट उन्नति MG नरेगा का ही एक हिस्सा है। इसका मकसद है MG नरेगा मजदूरों को स्किल ट्रेनिंग देना, ताकि वे बेहतर रोजगार के लिए तैयार हो सके। मार्च 2025 तक 90,894 श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। MGNRGA के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है DNRLM। इसका फोकस किस पर है? इसका फोकस है महिला सशक्तिकरण पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs के जरिए। इसका उद्देश्य देश के लगभग 7 करोड़ BPL परिवारों को SHGs में संगठित करना है। और ये जमीन पर कितना सफल रहा है? इसकी उपलब्धियां काफी प्रभावशाली हैं। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इससे जोड़ा जा चुका है और 90.9 लाख SHGs का गठन हुआ है। तो ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन समूहों से जुड़कर महिलाओं को एक आवाज मिलती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसका मुख्य जोर फाइनेंशियल इंक्लूजन पर है। इन 2 बड़ी योजनाओं के अलावा कुछ और भी प्रमुख कार्यक्रम हैं। हाँ, जैसे PMAYG यानी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसका लक्ष्य ग्रामीण गरीबों को एक पक्का घर देना है। और सफाई के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जिसका लक्ष्य गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। पानी की समस्या के लिए भी एक बड़ी योजना है। हाँ, जल जीवन मिशन। इसका लक्ष्य हर ग्रामीण घर में नल से साफ पानी पहुंचाना है। और आखिर में PURA, जिसका मकसद है गांव में शहरों जैसी सुविधाएं देना। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को समेटें तो एक साफ तस्वीर उभरती है। क्या है वो?
ग्रामीण विकास की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कैसे डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट्स यानी PRIs के माध्यम से ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने के लिए MGNREGA और NRLM जैसे टारगेटेड प्रोग्राम्स को असरदार तरीके से लागू किया जाता है। अब मनरेगा और आवास योजना जैसी स्कीमें ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बना रही हैं या सिर्फ सरकारी बैसाखियों पर निर्भर, इस पे सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं। This was the complete series for NABARD Grade A aspirants. Kindly like, comment and subscribe to our channel, Podcast Prep Mind Maps, and join our Telegram channel to get the PDF of these notes and mind maps.